मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल पर के इस 50वें अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं आज आपके समक्ष जो हमारे राष्ट्र व पड़ोसी राष्ट्रों से संबंधित कुछ खतरनाक जानकारियां और कैसे इन खतरनाक जानकारियों के सूत्र और तार अंतर्राष्ट्रीय स्तर से हमारे देश के कुछ विपक्षी राजनेताओं से जुड़ते नजर आ रहे हैं। अपनी निजी स्वार्थेश में लगातार पिछले अंकों में आपको सचेत करता रहा हूं, जानकारियां देता रहा हूं कि कैसे विदेशी मदारी बाजीगर जो अपने निजी हित, राजनीतिक हित, आर्थिक हित और जिस राष्ट्र से वो संबंधित हैं, वहाँ के चाहे एनजीओ हों, चाहे कुछ ऐसी संस्थाएं हों जिन्होंने ठेका ले रखा है पूरे विश्व में एक पंचायत करके लोगों को कुछ जानकारियाँ देने और लेने का, और उन जानकारियों के आधार पर कुछ देशों को दबाव में लेकर अपने राष्ट्रीय स्वार्थ, निजी स्वार्थ, आर्थिक स्वार्थ, राजनीतिक स्वार्थ साधने का। और इस क्रम में उन्होंने विश्व के विभिन्न देशों में इन बाजीगरों ने अपने कुछ जमूरे स्थानीय राजनेता, एनजीओ, वामपंथी, लिबरल गैंग, पत्रकार, ऐसे विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे जमूरे छोड़ रखे हैं। दुर्भाग्य से भारतवर्ष में भी ऐसे जमूरे, जिनको जयचंद भी कहा जाता है, मौजूद हैं। मैं उनके बारे में बताने से पहले मैं आपको एक जानकारी से अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे देश के कुछ राजनेताओं ने इस देश को उन्नति के पथ पर लगातार लंबे समय से ले जाने का काम करने वाले स्थानीय भारतीय सनातनी पद्धति पर चलने वाले ऐसे उद्योगपतियों को आरोपित और उनको विलयन सिद्ध करने का जनता के बीच एक जैसे बीड़ा सा उठा रखा था। इस क्रम में खास तौर से गुजरात राज्य से संबंधित चाहे अंबानी जी हों, चाहे अडानी जी हों, और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी संबंध मुरादाबाद गुजरात से होने के कारण ऐसे इंडस्ट्रियल उद्योगपतियों को किस प्रकार लक्षित करके जनता के बीच खलनायक सिद्ध करने का काम किया था। दिन रात गालियां देते अघाते नहीं हैं, और हमारी भोली भाली जनता भी उनकी बातों में पड़कर अपनी बहुत सी निजी या सामाजिक परेशानियों का कारण इन्हीं लोगों को मानकर और इन राजनेताओं के कुचक्र में फंसकर अपना कीमती मत देने का काम करने के कारण किस प्रकार राष्ट्र से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का षड्यंत्र सफल करने में जाने अनजाने में सहायक होती है, इसकी जानकारी मैं आपके समक्ष देने का काम कर रहा हूं। जिस रिलायंस के बारे में खास तौर से इंडी गठबंधन के नेता बालक बुद्धि राहुल गांधी जी व उनके नेतृत्व में पूर्णतः समर्पित होकर, चाहे वो लालू प्रसाद जी उनके बेटे हों, चाहे समाजवादी पार्टी के नेता हों व अन्य गठबंधन के नेता हों, उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए इनको गालियां देने का काम करते थे। पिछले अंकों में मैंने आपको बताया कैसे इनके चेहरों से नकाब उतरा जब रिलायंस अंबानी जी के बेटे की शादी में इन राजनेताओं ने कितनी बेशर्मी के साथ सपरिवार जाकर महंगे महंगे उस शादी में शामिल होकर उपहार ग्रहण करने का काम किया। ऐसे लोगों का ये मैं पिछले अंक में आपको बताया था। मैं एक जानकारी आपको और अवगत कराना चाहता हूं कि रिलायंस ने इस वर्ष भारत सरकार के खाते में 1.86 लाख करोड़ रुपए का टैक्स दिया है। मित्रों, ये एक बहुत बड़ी रकम है, मात्र एक उद्योगपति द्वारा इस देश के उन्नति और विकास में टैक्स के रूप में दी गई है। और यह राशि इतनी बड़ी है, आप इसी बात से समझ सकते हैं कि यह राशि कृषि क्षेत्र के लिए इसी विगत बजट में 24-25 के
भारत सरकार ने जो पूरे भारतवर्ष के किसानों के लिए कृषि से संबंधित जो राशि जारी की है वो है 1.52 लाख करोड़ रुपया। अब आप समझिए कि उससे कृषि क्षेत्र, किसानों से संबंधित सारी ये जो राशि बजट में जारी हुई उससे कितनी ज़्यादा ये राशि 1.86 लाख करोड़ रुपया है। और मित्रों, इसी क्रम में मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं 2018 से 24 तक लगभग सरकार को केवल और केवल अंबानी ग्रुप ने 10 लाख करोड़ रुपए का योगदान दिया है। और ये जो टैक्स के रूप में सरकार को योगदान दिया है उससे किस प्रकार गांव, गरीब, किसान, झुग्गी झोपड़ी का इंसान, मजदूर और अन्य जो आप सारी सुविधाएं सरकार देखते, सरकार टैक्स लेके इन्हीं उद्योगपतियों से जो टैक्स आता है उसी से इनके हित की योजनाएं चलाया करती है, गरीबों के हित की। ये हम सबको समझ में आना चाहिए। कैसे कुछ विपक्षी राजनेताओं ने, ये तो एक है, इसके बाद अडानी ग्रुप अलग रहा, टाटा अलग रहा और विप्रो अलग रहा ग्रुप, इन्फोसिस ग्रुप अलग रहा, ऐसे दर्जनों उद्योगपति हैं। कितनी बड़ी ये जो टैक्स के रूप में अपना बिजनेस करते हुए देते हैं सरकार को, सरकार उनसे हम सबके लाभ के लिए, देश को उन्नति के रास्ते पर आगे बढ़ाने के लिए सरकारी योजनाएं चलाती है। ये हम सबको समझ में आना चाहिए। लेकिन मित्रों, भारत सरकार का कुल बजट 24-25 में 48.21 लाख करोड़ रुपया है और इसके आधार पर मात्र केवल अंबानी ग्रुप का योगदान इसमें 3.86% बैठता है। ये भी हम सबकी जानकारी में रहना चाहिए। और मैं इस ग्रुप को और अन्य हमारे जो औद्योगिक ग्रुप हैं, चाहे वो टाटा हो, इन्फोसिस हो, विप्रो हो, नाडार ग्रुप हो, सभी लोग सामाजिक जिम्मेवारियों का निर्वहन करते हुए दान के रूप में भी बहुत बड़ी अच्छी संख्या में विभिन्न योजनाएं चलाते हैं और वह भी अपनी जिम्मेवारियों को, सामाजिक जिम्मेवारियों को पूर्ण करते हैं। इस क्रम में अंबानी ग्रुप ने 1592 करोड़ रुपए का खर्च इन सामाजिक अपनी जिम्मेवारियों को पूरी करने में किया है। मित्रों, मेरा मात्र इन चीज़ों को बताने का आपसे उद्देश्य है कि हम सबकी समझ में आए और जो इनके उद्योगों में, फैक्ट्रियों में और अन्य संस्थाओं में जो रोजगार प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से मिला करता है उसकी चर्चा अगले अंकों में करूंगा मैं। जब हम सब इन सब चीज़ों को जानेंगे, समझेंगे तो हमें समझ में आएगा कि कैसे विपक्षी दल, स्थानीय कोई भी संस्था हो, कोई भी उद्योगपति हो, कोरोना का टीका हो, हमारा सुरक्षा बल हो, हमारी न्याय व्यवस्था हो और हमारा कुछ भी हो, उसको जनता के बीच खलनायक सिद्ध करके सारी चीज विदेशी अच्छी हैं, विदेशी कंपनियां अच्छी हैं और सारा लाके अपना निजी स्वार्थ कैसे पूरा हो, इसके लिए किस प्रकार देश को भ्रमित करने का काम अडानी अंबानी करने का काम करते हैं। इसी क्रम में मैं आपके संज्ञान में एक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पिछले वर्ष आई थी और उस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर इस देश के राजनीतिक दलों ने संसद से लेकर बाहर तक इतना शोर मचाया। और मैंने जैसे कि आपको पूर्व में बताया कि जो विश्व के कुछ राष्ट्र हैं जो अपने को चौधरी समझते हैं, उन्होंने कुछ छोटी छोटी संस्थाएं उनके देशों में इस तरह की बनी हुई हैं। इनका कोई वैधानिक आधार नहीं है, कोई सामाजिक, इनकी कोई बहुत बड़ी साहब इनकी प्रतिष्ठा नहीं है कि ये सही बोलते हैं। ये केवल अपने निजी स्वार्थ के लिए हिंडनबर्ग जैसी संस्थाएं बनाते हैं और वह विभिन्न देशों की उन्नतशील जो उद्योगपति होते हैं, जो कंपनियां होती हैं, उनके बारे में झूठे सच्चे अपने बयान देकर उन कंपनियों की, उन उद्योगपतियों की छवि खराब कर उस देश की बढ़ती आर्थिक उन्नति में अवरोध उत्पन्न कर उनके जो शेयरों के मार्केट नीचे गिरते हैं, उनके फैली अफवाहों के कारण वहाँ की जनता घबरा जाती है और वहाँ के बारे में झूठी सच्ची अनर्गल बातें करके
और उनको खुद ही अपने लोगों द्वारा खरीदवा कर, क्योंकि वो बातें झूठी होती हैं, कहीं सत्यता नहीं होती, और वह ग्रुप, वह उद्योगपति, वह पुनः उनके शेयर पुनः उसी भाव में पहुंच जाते हैं और एक बहुत बड़ा मोटा मुनाफा कमाते हैं। लेकिन इस क्रम में जिन उस देश के लोगों ने अपना पैसा शेयर मार्केट में लगाया होता, उस झूठी अफवाह के कारण उन बेचारों का लाखों करोड़ों रुपए उस देश का डूब जाया करता है। ये हम सब ने देखा है कि हिंडनबर्ग की झूठी रिपोर्ट के कारण पिछले वर्ष अडानी ग्रुप के शेयरों में कितना भारी गिरावट आई थी। उस गिरावट के कारण उद्योगपति का जो बिगड़ा न बिगड़ा, लेकिन इस देश की जो जनता का पैसा इन ग्रुपों में लगा हुआ था वह बहुत बड़ी मात्रा में डूबा और उसका लाभ हिंडन ग्रुप व उनकी अन्य लोगों ने उठाया। और हमारे देश के जो जमूरे टाइप जो लोग हैं, जो कुछ भी किसी भी विदेशी संस्था के बारे में ना जानकर केवल और केवल कौआ कान ले गया और शोर मचाते हैं और हमारे देश के लोगों को भी भ्रमित करते हैं। और उसकी सारी जांच हुई, सुप्रीम कोर्ट में जांच हुई, उसमें कोई दोष नहीं पाया गया अडानी ग्रुप का। और अडानी ग्रुप फिर अपने पुराने उसके शेयर मार्केट सब कुछ पहले की तरह है। लेकिन एक बार पुनः यही इंडी गठबंधन के जमूरे टाइप राजनेताओं ने फिर एक हिंडन ग्रुप की, अब उन्होंने सेबी संस्था जो हमारी एक प्रतिष्ठित संस्था है उस पर प्रहार करने का काम किया और उसकी तरह की अफवाहें 2-3 दिन से फैला रहे थे। और वो चाह रहे थे कि पिछले वर्ष जैसे इस देश की जनता ने इनकी झूठी रिपोर्ट पर विश्वास कर अडानी ग्रुप के शेयरों को बेचने का काम भयंकर मात्रा में किया था, जिससे उसके रेट गिर जाएं और वो उन गिरे रेटों के उन शेयरों को हम खरीद कर अपने निजी हित पूरे करें और देश की जनता को नुकसान पहुंचाने का काम करें। लेकिन आपको जानकर बहुत खुशी होगी मित्रों कि इस बार इनके झांसे में कोई नहीं आया। और 2-3 दिन से आप भी देख रहे होंगे कहीं ये हिंडन ग्रुप का ये फिर उन्होंने एक कहते हैं ना, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ा करती, चढ़ाने का प्रयास किया था और वह नहीं चढ़ पाई। मित्रों, अभी एक खबर बहुत खतरनाक और आई है, इसको भी हम सबको समझ में आना चाहिए कि हमारे देश के एक वरिष्ठ राजनीतिक दल के शहजादे बाल बुद्धि जो अभी पिछले दिनों लंदन गए थे और उन्होंने वहाँ एक बांग्लादेश के एक पत्रकार हैं, प्रतिष्ठित पत्रकार हैं, ब्लिट्स मैगजीन चलाते हैं, उन्होंने ये सलाउद्दीन शोएब चौधरी, उन्होंने ये आरोप लगाया उन शहजादे साहब पे कि जो बांग्लादेश की जो घटनाएं हैं, जो अराजकवादी जिहादी बांग्लादेश सरकार के जो तख्ता पलट का, उसमें वहाँ के जो पूर्व प्रधानमंत्री जो अभी तक जेल में थी खालदा जिया के बेटे जो देश से निर्वासित थे, तारिक रहमान, कट्टरपंथी नेता हैं, जमायती इस्लामी से प्रेरित हैं। लंदन में उनकी मुलाकात राहुल गांधी जी से हुई और उसमें ये सारा प्लान बांग्लादेश में तख्ता पलट का उपरोक्त बांग्लादेश के पत्रकार ने आरोप लगाया है कि उसमें चर्चा होकर ये सारा बना। और इसके बाद खालिद जिया के बेटे तारिक रहमान हमारे देश के मुख्य विपक्षी दल के नेता से मिलकर ISI, CIA व अन्य लोगों से मुलाकात कर इस कार्यक्रम को पूरा अंजाम दिया गया। ये बहुत ही खतरनाक जानकारी है और इसका अभी तक कांग्रेस व कांग्रेस पार्टी संबंधित किसी भी व्यक्ति ने खंडन भी नहीं किया है। ये आरोप झूठा था तो उनको खंडन करना चाहिए था और ये हम सबको भी समझ में आना चाहिए था कि अपनी इस एन केन प्रकरण किसी भी प्रकार प्रधानमंत्री पद पाने के लिए किस प्रकार इस देश के मुख्य विपक्षी दल के जो नेता हैं वह सनातन विरोधी, राष्ट्र विरोधी, एक अंतर्राष्ट्रीय इस देश के गरीब विरोधी, स्वावलंबन के रास्ते पर चलने वाली भारत सरकार
का विरोध करने के लिए कितने नीचे तक उतर सकते हैं, ये हम सबको समझ में आना चाहिए। कितनी खतरनाक स्थिति है। और इनके इसी झूठे आचरण, व्यवहार, प्रलाप के कारण कहीं ना कहीं ऐसे मानवता विरोधी, राष्ट्र विरोधी तत्वों को जाने अनजाने में हम लोगों ने मजबूत करने का काम किया था। उसके दुष्परिणाम भारतवर्ष ही नहीं, उसके अड़ोस पड़ोस के देशों में भी नज़र आने लगे हैं। मेरा आप सभी से सदा की भांति निवेदन है कि हम सब ऐसे लोगों को पहचानें, ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा करें। यदि ये चर्चा मेरी आपको पसंद आती है तो इसको पूरा सुनें और सुनकर इसको लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान। भारत माता की जय।